हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने 14वीं सदी में पूरे यूरोप को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। एक ऐसे दुश्मन की जिसने बिना तलवार या बंदूक के यूरोप और एशिया में किसी भी इंसानी सेना से ज़्यादा जाने ली। एक ऐसी घातक शक्ति की जो ना दिखाई देती थी ना सुनाई देती थी, पर एक ही बार में पूरे के पूरे शहर खत्म कर दिया करती थी। आज हम बात करेंगे द ब्लैक डेथ यानी 14वीं सदी के प्लेग की। हेलो दोस्तों, एपिसोड 5 द ब्लैक डेथ में आपका स्वागत है। तो साल है 1345-1346। मंगोल गोल्डन हॉर्ड के सैनिक काफा नाम के एक शहर का घेराव कर रहे हैं। गोल्डन हॉर्ड, जिसे मंगोलियन में अल्टन ओड के नाम से भी जाना जाता है, मंगोल साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक राष्ट्र था। ये एक समय में मंगोल साम्राज्य का हिस्सा था, पर 13वीं सदी तक उनसे अलग होकर एक आज़ाद राष्ट्र बन चुका था। इसका निर्माता था बाटू खान, जो कि चिंगिस खान के सबसे बड़े बेटे जोची का बेटा था। काफा क्राइमिया के इलाके में एक शहर था। आज इस शहर को फियोडोसिया के नाम से जाना जाता है। ब्लैक सी के किनारे स्थित होने के कारण इस शहर में एक बंदरगाह थी और ये इस इलाके का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र भी था। इस समय में ये शहर इटली के जेनोआ राष्ट्र की संपत्ति था, जिसे उन्होंने गोल्डन हॉर्ड से खरीदा था। पर अब इन लोगों के बीच कुछ अनबन हो गई थी। तो गोल्डन हॉर्ड की सेना काफा के बाहर शिविर बनाकर बैठी थी। पुराने ज़माने के शिविरों में आमतौर पर काफ़ी भीड़ भड़ाका होता था और साफ सफाई का कोई खास ध्यान नहीं रखा जाता था। ऐसी स्थिति में थोड़ी बहुत बीमारी फैलना आम बात थी, पर इस बार कुछ अलग होने लगा था। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में सैनिक मर रहे थे और उनकी मौत भी काफ़ी दर्दनाक तरीके से हो रही थी। पहले उनके शरीर के हिस्से सूजने लगते थे, खास करके आर्मपिट यानी भुजाओं और धड़ के बीच का हिस्सा, और ग्रॉइन या जांघों के बीच का हिस्सा। उसके बाद उन्हें तेज बुखार होने लगता था और मरने से पहले उनका शरीर सड़ने सा लगता था। इससे गोल्डन हॉर्ड की सेना पर घेराव जल्दी खत्म करने का दबाव बढ़ने लगा और सेना के सेनापति यानी बेग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। और महत्वपूर्ण क्यों, वो आप आगे देखेंगे। उसने मृत सैनिकों की रोगग्रस्त लाशों को कैटपल्ट में लाद कर काफा शहर के अंदर फेंकवा दिया। दोस्तों, कैटपल्ट एक बड़ी गुलेल की तरह होता है जिसमें बड़े बड़े पत्थर लाद कर फेंके जाते हैं किलों और शहरों की दीवारों को तोड़ने के लिए। काफा शहर में अब लाशें बरसने लगी थी। जल्द ही जो बीमारी शहर के बाहर थी वो शहर के अंदर आ गई और तेजी से फैलने लगी। लोग इतनी तेजी से मरने लगे कि चारों ओर लाशों के ढेर लगने लगे, जिन्हें ठिकाने लगाने वाला कोई नहीं था। खौफ के मारे शहर के निवासी शहर को छोड़कर भागने लगे। अब आगे क्या हुआ ये देखने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पहुंचे कैसे। दोस्तों, आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि जो बीमारी पहले गोल्डन हॉर्ड के शिविर में और फिर काफा शहर में फैल रही थी वो प्लेग थी। इसे ब्लैक डेथ, द पेस्टिलेंस और द ग्रेट मोर्टेलिटी के नाम से भी जाना जाता है। पर यह पहली बार नहीं है कि यह घातक बीमारी फैल रही थी। एक बार पहले भी एक खौफनाक महामारी फैली थी 541 में। इस पहले फैलाव को प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है। जस्टिनियन पूर्वी रोमन साम्राज्य का सम्राट था, जिसके शासन के दौरान ये महामारी फैली थी। माना जाता है कि ये प्लेग मध्य या पूर्वी एशिया में कहीं शुरू हुआ था। प्लेग का मूल कारण होता है यर्सिनिया पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया चूहों और उनके जैसे छोटे जानवरों, जिनको कृंतक या रोडेंट्स भी कहते हैं, और उनका खून पीकर जीवित रहने वाले फ्ली नाम के एक छोटे कीड़े में पाया जाता है। ये एक चक्र की तरह फैलता जाता है, बीमार चूहे से फ्ली के अंदर और संक्रमित फ्ली से अगले चूहे के अंदर। ये बैक्टीरिया फ्ली के अंदर घुसने के बाद बड़ी तेजी से अपनी संख्या बढ़ा लेता है और उसके पेट की नली बंद हो जाती है। जब भूख से पगलाई फ्ली किसी चूहे का खून पीने लगती है तो उसकी भूख मिटती नहीं, क्योंकि उसके पेट तक खून पहुंच ही नहीं पाता। वो और खूंखार होकर बार बार चूहे को काट काट कर खून पीने की कोशिश करती रहती है। खून पीते पीते कुछ खून वो चूहे के अंदर वापस उगल देती है और इसके साथ खूब सारा बैक्टीरिया भी। इसके बाद इस चूहे का खून जब कोई स्वस्थ फ्ली पीती है तो उसके अंदर ये घटनाक्रम फिर से शुरू हो जाता है। और जब ऐसे बैक्टीरिया से भरी फ्ली
चूहे की जगह इंसान को काट लेती है तो वो प्लेग नाम की घातक बीमारी का शिकार हो जाता है। माना जाता है ये बीमारी मंगोल सेनाओं और अन्य व्यापारियों के साथ प्राचीन समय के उस मशहूर व्यापार मार्ग सिल्क रूट से होती हुई मध्य एशिया से क्राइमिया आ पहुंची, जहां यानी बेग ने इसे काफा की दीवारों के पार पहुंचा दिया। और अब काफा के जो निवासी अभी तक इस अदृश्य हत्यारे का शिकार नहीं बने थे, वो जहाज़ों में भर भर कर यहाँ से भागने लगे। ना वो ये समझ पा रहे थे कि ये बीमारी क्या है, और ना उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा था कि वो बाकी के यूरोप के लिए क्या कयामत लेकर जा रहे हैं। जहाज़ों में चूहों का पाया जाना आम बात है, पर इन जहाज़ों में जो चूहे थे वो यर्सीनिया पेस्टिस से लैस थे, और जब चूहे कम पड़ने लगे तो भूखी फ्लेज ने इंसानों को निशाना बनाया। 1347 में ये प्लेग पीड़ित इंसानों, चूहों और फ्लीज से भरे जहाज़ कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच गए। कॉन्स्टेंटिनोपल एक बहुत पुराना शहर था जो कई प्राचीन राज्यों का केंद्र रह चुका था, और इस समय ये पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी था। ये शहर टर्की में है और आज इसे इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ काफा शहर से आए जहाज़ों में प्लेग वाले चूहे थे। ये संभव है कि क्राइमिया के इलाके से जो भी आम जहाज़ और व्यापारी वगैरह आ रहे थे वो अपने साथ इस बीमारी को ला रहे थे। खैर, कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचते ही महामारी तूफान की तरह फैल गई। बूढ़े, बच्चे, अमीर, गरीब सभी इसका शिकार बनने लगे। लोगों को आधुनिक जीव विज्ञान की कोई जानकारी तो थी नहीं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके आसपास ये क्या होने लगा है। वो बस ये देख पा रहे थे कि उनका शहर खाली होता जा रहा है। चारों ओर लोग बस एकदम ही बिना किसी कारण के मरने लगे। उन्हें शायद लगा होगा कि ये कयामत थी, दुनिया के नष्ट होने का समय आ चुका था। अचानक ही लोगों को बुखार हो जाता था, जिसके बाद शरीर और जोड़ों में दर्द होने लगता था। इसके बाद नौजिया, उल्टी और आखिर में एक दर्दनाक मौत। यूरोप के इन बेबस लोगों को ये नहीं मालूम था कि उनके बीच एक या दो नहीं, 3 प्रकार के प्लेग फैल रहे थे। पहला और सबसे आम प्रकार था ब्यूबोनिक प्लेग। इसमें पहले बताए लक्षणों के साथ साथ गले, आर्मपिट और ग्रॉइन में सूजन शुरू हो जाती थी। ये बेहद दर्दनाक सूजन और फोड़े पस और खून से भरकर फूल जाते थे और धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैल जाते थे। कुछ फोड़े तो अंडे और सेब जितने बड़े भी हो जाते थे। शरीर पर इनका दिखाई देना मौत का संकेत था। इसके बाद आता था बहुत तेज बुखार और खून की उल्टियां और पीड़ा भरी मौत, जो 1 से 8 दिनों के बीच कभी भी हो सकती थी। असल में होता यह था कि फ्ली के काटने से यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया पीड़ित के लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका प्रणाली में घुसकर लिम्फ नोड्स में जमा होने लगता था। दोस्तों, लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है बीमारियों से लड़ना और शरीर में जमा हुए खतरनाक जैविक पदार्थों को ठिकाने लगाना। लिम्फ नोड्स में बैक्टीरिया जमा होने से जो सूजन होने लगती थी उसे ब्यूबोस कहा जाता था, और इसी से इस बीमारी का नाम ब्यूबोनिक प्लेग पड़ा। कुछ दिन बाद ये बैक्टीरिया रक्तधारा में घुसकर फेफड़ों और स्प्लीन जैसे शरीर के अन्य भागों में फैलने लगता था, जिससे आखिर में पीड़ित की मृत्यु हो जाती थी। ठोस आंकड़े मिलना मुश्किल है, पर ब्यूबोनिक प्लेग का मृत्यु दर करीब 60 से 80% था। मतलब इस बीमारी से पीड़ित होने के बाद सिर्फ 20 से 40% लोग ही बच पाते थे। दूसरा प्रकार था न्यूमोनिक प्लेग। इसमें यह बीमारी फेफड़ों में फैल जाती थी, जिसके कारण पीड़ित को श्वास प्रणाली की समस्याएं होने लगती थी। इसके बाद आते थे बुखार, सरदर्द, खांसी और खून से लाल बलगम, जिसमें खून की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाती थी। और क्योंकि यह बीमारी श्वास प्रणाली में फैल चुकी होती थी, इसलिए खांसी या छींक से सीधे ही एक इंसान से दूसरों में फैल सकती थी। न्यूमोनिक प्लेग का मृत्यु दर था करीब 95%, और मृत्यु अक्सर 3 दिन के अंदर हो जाती थी। और तीसरा और सबसे कम फैलने वाला पर सबसे ज़्यादा घातक प्रकार था सेप्टिसिमिक प्लेग। इसमें यर्सीनिया सीधे ही रक्तधारा में घुस जाता था। पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार होता था और उसके शरीर पर जामनी निशान दिखाई देते थे, जो नलियों में खून के जम जाने का परिणाम थे। शरीर में दर्द, उल्टियां, नौजियां और अत्यंत कमजोरी के साथ साथ खून न मिल पाने के कारण शरीर की खाल और अलग अलग हिस्से गलकर काले पड़ने लगते थे। ये बीमारी इतनी तेज फैलती थी कि पीड़ित के बचने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती थी, और वो कुछ ही घंटों में मर जाता था। काफा से निकले जहाज सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोपल ही नहीं बल्कि यूरोप के कई और शहरों में भी रुके थे, खास करके इटली के शहरों में। इन जहाज़ों ने इस बीमारी को इतनी तेज़ी से इतनी दूर दूर तक फैला दिया था कि मौत की इस लहर को अब रोक पाना नामुमकिन था।
देखते ही देखते ये महामारी चारों ओर फैलने लगी और इसके साथ आतंक, लूटमार और दंगे भी। सामाजिक नियम और कानून जैसे खत्म ही हो गए थे। जिन मरीजों की किस्मत अच्छी थी, उनके परिवार वाले उनकी थोड़ी बहुत देखभाल कर लेते थे, वरना ज़्यादातर लोगों को तो बीमारी के पहले लक्षण दिखाई देते ही अपने हाल पर अकेले मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये निर्दयता नहीं थी, ये खौफ था, क्योंकि जो कोई किसी पीड़ित व्यक्ति या उसकी लाश के ज़्यादा करीब रहता था, वो खुद ही बीमारी का शिकार हो जाता था। हर तरफ एक भयानक माहौल था। हर दूसरे दिन लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दफन कर रहे होते थे। पूरे पूरे परिवार एक ही झटके में खत्म हो जाते थे। एशिया माइनर यानी टर्की और इटली से शुरू होकर इस लहर ने बहुत ही तेज़ी से ग्रीस, फ्रांस और स्पेन को निगल लिया। 1348 में प्लेग पेरिस पहुंच गया। यहाँ भारी जनसंख्या थी और गलियों और सड़कों में काफ़ी गंदगी भी। ये स्थिति बीमारी के फैलने के लिए उपयुक्त थी। जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ था, वैसे ही लोग अचानक मरने लगे, बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत, सभी। कहा जाता है कि एक समय पर पेरिस के होटल ड्यू से रोज़ाना 500 लाशें रेडियो पर लाद कर कब्रिस्तान ले जाई जाती थीं। जल्द ही बीमारी पूरे फ्रांस में फैल चुकी थी। इस ज़माने में फ्रांस के कुछ हिस्से इंग्लैंड के कब्जे में थे और इस संबंध द्वारा 1348 में यर्सिनिया इंग्लिश चैनल पार करके इंग्लैंड की मुख्य भूमि पर आ पहुंचा। माना जाता है कि फ्रांस से आया पीड़ितों से भरा एक जहाज़ इंग्लैंड के दक्षिण भाग में स्थित वेमथ नाम के एक शहर में रुका और यहाँ से ये बीमारी इंग्लैंड में तूफान की तरह फैल गई। ग्रामीण इलाकों में तबाही मचाता हुआ प्लेग 1348 में लंदन आ पहुंचा। यहाँ उसे फिर वही स्थिति मिली, भारी जनसंख्या और खुली गंदगी और कूड़ा कचरा। प्लेग लंदन में करीब 1.5 साल तक रहा और माना जाता है कि लंदन की आधी या 1/3 जनसंख्या इसके कारण मारी गई। नॉर्वे में यर्सनिया का प्रवेश बिल्कुल एक हॉरर फिल्म के सीन की तरह था। माना जाता है कि 1349 में नॉर्वे में समुद्र किनारे स्थित बर्गिन शहर में लोगों ने एक जहाज़ को अपनी ओर आते देखा। ये कोई नई बात नहीं थी। यहाँ अक्सर इंग्लैंड से जहाज़ आया करते थे। जहाज़ करीब तो आ रहा था, पर उसकी गति धीमी नहीं हो रही थी। ये स्पष्ट हो चुका था कि वो रुकने वाला नहीं है और बंदरगाह की जगह वो सीधे ही समुद्र तट पर आ पहुंचा। सरकारी अधिकारी जब जांच करने के लिए जहाज़ पर चढ़े तो उन्हें सिर्फ लाशें दिखाई दी। कर्मी दल लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था और अनजाने में अधिकारी प्लेग को जहाज़ से उतारकर अपने साथ शहर के अंदर ले आए। फिर क्या था, जल्द ही पूरा नॉर्वे और उत्तरी यूरोप इस महामारी की चपेट में आ गया। सही आंकड़े तो किसी के पास नहीं है, पर माना जाता है कि नॉर्वे की करीब आधी जनसंख्या प्लेग के कारण मारी गई। 1350 में पूर्वी यूरोप के देश इसका शिकार हुए और 1351 में रशिया भी इसकी चपेट में आ गया। सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि उत्तरी अफ्रीका भी प्लेग के चंगुल में फंस चुका था। 1347 में प्लेग इजिप्ट में फैलना शुरू हो चुका था। इसी साल ये लेबनान, सीरिया, इसराइल और पैलेस्टाइन के इलाकों में भी पहुंच गया। अगले साल 1348 में प्लेग कायरो पहुंचा, जहां माना जाता है कि लाखों की तादाद में लोग इस महामारी के कारण मारे गए। इस साल मौत की यह आंधी पूर्व में एंटीओक तक और पश्चिम में ट्यूनिस और मोरक्को तक भी पहुंच गई। हज में जाने वाले तीर्थयात्री अनजाने में यर्सिनिया को मक्का भी ले गए। दोस्तों, संक्रामक बीमारियों के मामले में आपने शायद विशेषज्ञों और डॉक्टरों को पहली या दूसरी वेव्स या लहर का जिक्र करते हुए सुना होगा। बीमारी की दूसरी वेव का मतलब होता है कि बीमारी एक बार एक इलाके में खत्म होने के बाद फिर से दिखाई देने लगे। यूरोप में प्लेग की लहरें सिर्फ 1 या 2 बार नहीं बल्कि लगातार 300 सालों तक आती जाती रहीं और प्लेग के उभरने की छोटी मोटी घटनाएं तो 19वीं सदी तक होती रहीं। भारत पे भी प्लेग के प्रकोप का भारी असर पड़ा, पर यह कहानी हम किसी और दिन सुनेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, इस समय में ना तो लोगों को जीव विज्ञान का कुछ खास ज्ञान था और ना उन्हें बैक्टीरिया जैसे कीटाणुओं के बारे में कुछ पता था, पर उन्होंने पूरी कोशिश की ये समझने की कि उनके आसपास अचानक ये क्या होने लगा था। कोई तो कारण था कि लोग इतनी भारी मात्रा में और इतनी तेजी से मर रहे थे। धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों ने इस घटना को ईश्वर के द्वारा दी गई सजा के रूप में देखा। कुछ लोगों ने बुरी हवा और पानी को दोष दिया और कुछ लोगों ने तो ग्रहों को भी दोष देना शुरू कर दिया। इस समय में यूरोप में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, विज्ञान का कोई खास नामो निशान नहीं था और अंधविश्वास का बोलबाला था। इस स्थिति में फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, धार्मिक कट्टरपंथी एक बलि का बकरा ढूंढने लगे। उन्होंने यहूदी समुदाय पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये सब एक षड्यंत्र था
और वो खान पान में जहर मिलाकर इस बीमारी को फैला रहे थे। इसके कारण यहूदी समुदाय के लोगों को भारी मात्रा में खुलेआम मारा जाने लगा। इस जहालत और क्रूरता का शिकार वो लोग भी बने जो या तो गरीब थे या किसी और बीमारी से पीड़ित थे। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इस तरह का व्यवहार भारत में आज भी देखने को मिलता है, 600 साल की प्रगति के बाद भी। हालांकि ज़्यादातर लोग प्लेग से बचने के लिए ऐसी तर्कहीन और फालतू हरकतें कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो चिकित्सा के द्वारा प्लेग का सामना करने की कोशिश कर रहे थे। अफसोस कि जीव विज्ञान की सही जानकारी ना होने के कारण ये कोशिशें भी काफ़ी हद तक तर्कहीन और निष्फल थीं। इसमें से कुछ नुस्खे थे अपने शरीर पर प्याज और जड़ी बूटियाँ मलना। ये तो फिर भी ठीक था, पर लोग और भी अजीब अजीब चीज़ें मलने लगे थे। इसमें से कुछ थे सांपों और कबूतरों के कटे टुकड़े, इंसानी मलमूत्र और एक जिंदा मुर्गी का पिछवाड़ा। मैं मजाक नहीं कर रहा। उस ज़माने में लोगों को विश्वास था कि ये तरीके काम करेंगे। और नुस्खे थे सिरका पीना या पन्ना या अन्य खनिज पदार्थों को पीस कर खाना। जिनके लिए पन्ना बहुत महंगा था वो आर्सेनिक और मर्क्यूरी पीने लगे। ये दोनों ही इंसानों के लिए जानलेवा होते हैं। कुछ चिकित्सकों का मानना था कि प्लेग बुरी हवा के कारण होता है, तो वो लोगों को कभी कभी गटर में समय बिताने की सलाह देते थे। उनका मानना था कि गटर की बदबूदार हवा प्लेग की बुरी हवा को रोक लेगी। उस ज़माने में यह भी माना जाता था कि ज़्यादातर बीमारियां शरीर के अलग अलग भागों का संतुलन बिगड़ने से होती हैं। इसलिए इस संतुलन को फिर से ठीक करने के लिए आमतौर पर शरीर से कुछ मात्रा में खून निकाल दिया जाता था, और प्लेग के लिए भी ये एक प्रचलित उपचार था। छुरी से कट बनाकर या झोंक यानी लीचेस का इस्तेमाल करके खून निकाला जाता था। कुछ डॉक्टरों ने इस संतुलन को बहाल करने के मकसद से प्लेग से हुई सूजनों और फोड़ों को भी फोड़ना शुरू कर दिया। इन सब से मरीज का तो कुछ फायदा नहीं होता था, सिर्फ नए घाव बन जाते थे और पुराने घाव खुल जाते थे। शरीर से निकाले गए संक्रमित खून और पस उल्टा हर जगह फैलकर बीमारी को और फैलने में मदद करते थे। जो लोग प्लेग को ईश्वर की दी गई सजा समझते थे, उन्होंने पश्चाताप के तौर पर खुद को सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होकर कोड़े मारना शुरू कर दिया। इसे सेल्फ फ्लैजेलेशन कहते हैं और ये कई धर्मों में आज भी होता है। ये लोग कोड़े मार मार कर न सिर्फ अपने शरीर पर ऐसी खुली चोटें बना रहे थे जो बाद में संक्रमित हो सकती थी, बल्कि बड़े बड़े झुंड बनाकर शहर से शहर घूम रहे थे प्लेग को साथ लेकर। तो विज्ञान की गैर मौजूदगी में लोग प्लेग से बचने के लिए ऐसे उपाय इस्तेमाल कर रहे थे जो बिल्कुल ही व्यर्थ थे और जो कि कुछ मामलों में बीमारी को और ज़्यादा फैला रहे थे। जब कोई भी उपाय इस महामारी को काबू नहीं कर पाया तो कई शहरों और राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद कर लेने का फैसला किया ताकि कोई नया इंसान अंदर ना आ सके। वेनिस की सरकार ने नियम बनाया कि बाहर से आने वाले लोगों को 40 दिन तक अलग रहना होगा, यानी आइसोलेशन में, और अगर उसके बाद वो बीमार नहीं पड़े तो वो शहर के अंदर आ सकते हैं। उनकी भाषा में 40 दिन को क्वारंटाइन बोलते हैं और इसी से हमें क्वारंटाइन शब्द मिला है। कुछ शहर तो इस आइसोलेशन को कई कदम आगे ले गए। मिलान में प्लेग पीड़ितों को परिवार समेत उनके घर में कैद कर दिया जाता था। घर की खिड़कियों और दरवाजों को पत्थर की दीवार बनाकर स्थायी रूप से बंद करके अंदर के लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। उस समय में यही एक तरीका था जो कुछ हद तक सफल हुआ। आखिर में प्लेग को रोकने की ज़्यादातर कोशिशें नाकाम रहीं। लाशों के ढेर बढ़ते ही गए, इतने की गलियों में से उन्हें उठाने वाले कम पड़ गए। लाशें इतनी बढ़ चुकी थी कि ना उन्हें सही से दफनाने का समय था ना जगह। कई यूरोपियन शहरों में बड़ी बड़ी सामूहिक कब्रें पाई गई हैं जो कंकालों से भरी पड़ी हैं। इससे हम कुछ हद तक इस महामारी के भयानक और घातक प्रकोप का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब थोड़े असली जीव विज्ञान की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस कहानी का सबसे अहम पात्र यर्सीनिया पेस्टिस असल में होता क्या है। दोस्तों, यर्सीनिया पेस्टिस एक बैक्टीरिया होता है जिसकी खोज 1894 में एक स्विस फ्रांसीसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर यर्सिन ने की थी, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसका नाम यर्सिन के नाम पर रखा गया है। दोस्तों याद रहे, ये बैक्टीरिया है, वायरस नहीं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह के कीटाणु होते हैं जो अलग अलग तरीकों से और अलग अलग तरीके की बीमारियां फैलाते हैं। यर्सीनिया पेस्टिस फैलने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल करता है, फ्लीज का और चूहों और मार्मट जैसे छोटे जानवरों का। दोस्तों, मार्मट एक बड़ी गिलहरी की तरह होता है और ये यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इंसानों और चूहों के अलावा ये कुत्ते, बिल्लियों, मुर्गियों, ऊँटों और सूअरों में भी फैल सकता है।
ये कैसे फैलता है और शरीर के अंदर क्या करता है वो हम कुछ हद तक पहले ही सुन चुके हैं। माना जाता है कि यर्सिनिया इंसानों के आसपास हजारों सालों से रहा है और इसने खुद को हमारे शरीर की कुदरती रक्षा प्रणाली से बचा पाना बहुत अच्छे से सीख लिया है। इसी के कारण ये शरीर में घुसने के बाद छुपकर आसानी से फैल जाता है। इस कहानी का दूसरा पात्र है फ्ली नाम का एक छोटा सा कीड़ा, खास करके ओरिएंटल रेड फ्ली। इसका वैज्ञानिक नाम है जेनोप्सिला चियोपिस। ये एक परजीवी है यानी पैरासाइट जो अपने मेज़बान जानवर का खून पीकर जीवित रहता है। हालांकि ये खुद बहुत छोटा सा होता है, करीब 1.5 से 2.5 मिलीमीटर लंबा। इसकी पिछली टांगें इतनी ताकतवर होती हैं कि ये अपने शरीर की लंबाई से 200 गुना दूर तक छलांग लगा लेता है। तुलना के लिए ये ऐसा होगा कि एक आम आदमी 300 या 350 मीटर लंबी छलांग लगा पाए, और ऐसे कूद कूद कर ये अपना शिकार ढूंढता है। ये एक मजबूत जीव है जो कठोर स्थितियों में भी काफ़ी समय तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है। और इस कहानी का तीसरा पात्र है रैट्स यानी चूहे। कुछ साल पहले तक विशेषज्ञों का मानना था कि चूहों ने इस खौफनाक महामारी को पूरे यूरोप में फैला दिया था, पर 2018 में कुछ नए प्रमाण सामने आए हैं जिनके हिसाब से सिर्फ चूहे और रैट फ्ली अकेले उतनी तेजी से इस बीमारी को नहीं फैला सकते थे जितनी तेजी से बीमारी असल में फैली। इस नई रिसर्च का कहना है कि ह्यूमन फ्ली यानी जो फ्ली इंसानों का खून पीकर जिंदा रहती है और इंसानी जुओं ने इस महामारी को इतनी तीव्रता से फैलने में मदद की थी। असल में क्या हुआ था ये सब अभी भी चर्चा का विषय है। 14वीं सदी में लोगों के पास ना कोई दवा थी और ना कोई इलाज। उन्होंने हर कोशिश की प्लेग से बचने की, पर आखिर में 1347 से 1351 के बीच में यूरोप में करीब 2.5 करोड़ लोगों की मौत हुई, और दुनिया के बाकी हिस्से जोड़े जाएं तो आंकड़ा 20 करोड़ तक पहुंच जाता है। प्लेग से पहले विश्व की आबादी 40 से 45 करोड़ थी, मतलब पृथ्वी की करीब 40% जनसंख्या इस एक बीमारी के कारण नष्ट हो गई। प्लेग के समय में तो ऐसा लगता था कि कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन जो लोग इस कयामत से बच पाए उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार आने लगा। इतने लोगों के मर जाने के कारण श्रमिकों की भारी कमी हो गई। इसके कारण माना जाता है कि बचे हुए लोगों का वेतन और जीवन स्तर दोनों बढ़ने लगा। प्लेग के दौरान सारे ही धार्मिक और चिकित्सक उपचार बुरी तरह से असफल रहे थे। इसने डॉक्टरों और विशेषज्ञों को पुराने तौर तरीके त्याग कर अपनी चिकित्सा प्रणाली को सुधारने पर मजबूर कर दिया। और क्योंकि एकदम से इतने सारे लोग गायब हो गए तो वातावरण भी साफ होने लगा और कुछ इलाकों में फिर से वनीकरण भी हो गया। आज प्लेग उतने बड़े पैमाने पर नहीं दिखाई देता, पर यह पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है। मेडागास्कर, कॉन्गो और कई और देशों में यह अभी भी पाया जाता है। 1994 में गुजरात के सूरत शहर में भी ये फैलना शुरू हुआ था, पर सौभाग्य की बात यह है कि अब हमारे पास इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं। ऐसा नहीं है कि लोग अब प्लेग से बिल्कुल नहीं मारे जाते, पर यह संख्या पहले के मुकाबले बिल्कुल ना के बराबर है, और ज़्यादातर पीड़ित समय पर दवा ना मिलने के कारण मारे जाते हैं। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इतना कहर ढाने के बाद यूरोप से प्लेग आखिर ख़त्म कैसे हुआ। सच तो ये है कि प्लेग को गायब होने में कई सदियां लग गई। 18वीं और 19वीं सदी तक भी यूरोप के कुछ हिस्सों में प्लेग का प्रकोप जारी था। आखिर में किसी धार्मिक संस्था या तर्कहीन घरेलू नुस्खे से नहीं, बल्कि क्वारंटाइन और आइसोलेशन के कड़े रूप से पालन, साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान और चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के कारण यूरोप और बाकी की दुनिया प्लेग के जानलेवा चंगुल से मुक्त हो पाई। ये थी यर्सिनिया पेस्टिस और प्लेग की कहानी। उम्मीद है आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला।